नमस्कार। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो लोग एमए हिंदी से करना चाहते हैं उनके लिए यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस सत्र में हम लोग गद्य साहित्य का इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसके पिछले सत्रों में हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस पर जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। आज के इस सत्र को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामप्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरिप्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। तो यथार्थवादी एकांकी के जनक उदय शंकर भट्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? थोड़ा आगे पीछे हो गया है। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो इलाचंद जोशी हैं, अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, लेकिन मनोविश्लेषणवादी सुदर्शन नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया जाता है। किस नाम से अभिहित किया जाता है आधुनिक काल को? गद्य काल के नाम से। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाअल्लाह खां या फिर सदासुख लाल। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंसाअल्लाह खां। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं लिखी है? अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य या फिर कुटज। तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नया साहित्य। नया साहित्य पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं, बाकी कुटज के फूल, कबीर और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है हिंदी भाषा, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा या फिर सभी भारतीय भाषाएं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? सभी भारतीय भाषाओं से। हिंदी भाषा, तमिल भाषा, संस्कृत। 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं 22 भाषाएं हैं सब के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाबू तोताराम। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? एकार्थता, अनेकार्यता, सर्वार्थता या फिर अर्थनिरपेक्षता। तो उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब है अर्थनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी अध्यापक हैं? तो हिंदी अध्यापक कौन थे फोर्ट विलियम कॉलेज में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र। सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या थी? उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि पूछी है कौन है? तो उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये दोनों हिंदी साहित्य में राजाद्वय के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, हमारी भाषा पश्चिमी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है। जिसे इस भाषा का ज्ञान प्राप्त है उसे संसार के अपार ज्ञान भंडार की प्राप्ति हो सकती है।
यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था? लॉर्ड मैकाले का। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित्र के लेखक हैं। उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंसाल्लाह खां। उदयभान चरित्र का पहला नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी का नाम ही उदयभान चरित्र है। इसके लेखक इंसाल्लाह खां है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो इसका सही जवाब है लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, कवि कौतुक रूपक के लेखक हैं। प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर श्रीधर पाठक। काली कौतुक रूपक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है काली कौतुक। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? पहला समाचार पत्र हिंदी का कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उदंत मार्तंड, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देवी दत्त शुक्ल होगा, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका का संपादन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया था। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया। उसके बाद 1920 से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने इसका संपादन किया। उसके बाद 1928 में देवी दत्त शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र का विषय क्या है? अर्थशास्त्र, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति या फिर संपत्ति शास्त्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति शास्त्र। अगला प्रश्न है, आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर से। आनंद कादंबनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है, यह मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है रामप्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? रामप्रसाद निरंजनी की। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर निबंध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में या फिर कोशकार के रूप में? तो रामचंद्र वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव या फिर धर्मवीर भारती। तो धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? तो धर्मयुग धर्मवीर भारती की पत्रिका। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी की रचना है हिंदी शब्दानुशासन। अगर शब्दानुशासन होता तो फिर हेमचंद्र की रचना होती। अगला प्रश्न है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या फिर बम्बई से? तो श्री वेंकटेश्वर कहाँ से प्रकाशित होता था पत्र? बम्बई से। अगला प्रश्न है, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, उत्तर कबीर का व्यास सम्मान पाने वाले
रचनाकार हैं? उत्तर कबीर का व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, आनंद कदम्बनी का संपादन कौन था? तो आनंद कदम्बनी किसकी रचना थी, किसकी पत्रिका थी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है, इनमें से व्यंग्यकार कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञे। अज्ञे व्यंग्यकार नहीं है, बाकी रविंद्र नाथ त्यागी, लतीफ खोसी और हरिशंकर प्रसाई व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है? तो इसका सही जवाब है 2 खंडों में। अपनी धरती अपने लोग 2 खंडों में है। हिंदी संग्रह कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा या फिर जीवनी? तो बोलती प्रतिमा किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी या फिर दीप जले शंख बने? तो देवेंद्र सत्यार्थी के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेखाएं बोल उठी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी जीवनी विधा से संबंधित कृति नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मालवीय जी के साथ 30 दिन। मालवीय जी के साथ 30 दिन इंटरव्यू विधा की रचना है, साक्षात्कार विधा की रचना है, जीवनी विधा की नहीं है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा कृति, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की कृति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा है। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। यह 4 भागों में है। इसकी ट्रिक है क्या, KNBD, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और द्वादश से सोपान तक। तो 4 भागों में है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व्यंग। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1826 कलकत्ता से। 1826 कलकत्ता से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है? तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। यह एक दलित आत्मकथा नहीं है। बाकी तिरस्कृत, जूठन और अपने अपने पिंजरे दलित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की नहीं है? कठ गुलाब, क्षण बोले, कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ या फिर रेखाएं बोल उठी? तो रेखा चित्र विधा की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कठ गुलाब। अगला प्रश्न है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्टाज विधा की रचना है अल्मोड़े का बाजार। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा या फिर नाटक? तो अर्धकथानक किस विधा की रचना है? सही जवाब है आत्मकथा, बनारसी दास की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी? निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी की नहीं है। अगला प्रश्न है,
लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, निबंध, रिपोर्टाज या फिर डायरी? तो लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्टाज विधा की रचना है लक्ष्मीपुरा। अगला प्रश्न है, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। वागार्थ पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अकाल पुरुष गांधी किसने लिखा है? अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना की। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द का विकास किस शब्द से हुआ है? हिंदी शब्द का विकास किस शब्द से हुआ है? तो इसका सही जवाब है सिंधु से। हिंदी शब्द का विकास सिंधु से हुआ है। अगला प्रश्न है, किस आदिकालीन रचना में गद्य का प्रयोग हुआ है? उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता, बड़ा रत्नाकर या फिर सभी में? किस आदिकालीन रचना में गद्य का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी में। अगला प्रश्न है, सिंधु का हिंद किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फारसी भाषा में। फारसी भाषा में सिंधु का हिंद, सा का हा पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा में मिलता है? तो हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा में मिलता है? इसका सही जवाब है राजस्थानी गद्य, क्योंकि राजस्थानी गद्य सबसे पुराना है। अगला प्रश्न है, हिंद, हिंदू, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुसलमानों ने। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक किसे मानी है? तो आचार्य शुक्ल ने चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि कवि गंग की रचना है, इसको हिंदी साहित्य की खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी है। अगला प्रश्न है, बजरोया 6ठी शताब्दी के जबाने हिंदी में हिंदी शब्द का अर्थ है? तो हिंदी शब्द का क्या अर्थ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत को जबाने हिंदी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? प्रथम प्रौढ़ लेखक यहाँ पर पूछा है, तो प्रौढ़ लेखक राम प्रसाद निरंजनी, और प्रथम प्रौढ़ रचना क्या है इनकी? भाषा योग वशिष्ठ है। अगला प्रश्न है, खुसरो की खालिक बारी में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो खालिक बारी में भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया है। खालिक बारी में हिंदवी शब्द 30 बार आया है और हिंदी शब्द 5 बार आया है। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? भागवती, प्रेम सागर, सुख सागर या फिर भाषा योग वशिष्ठ? तो राम प्रसाद निरंजनी की रचना इसमें से कौन सी है? तो भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम प्रौढ़ रचना मानी है और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ लेखक माना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य में रचना प्रारंभ होती है? खड़ी बोली गद्य रचना कब से प्रारंभ होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 13वीं सदी से। 13वीं सदी से ब्रजभाषा खड़ी बोली गद्य की रचना प्रारंभ होती है। खड़ी बोली गद्य की रचना 13वीं सदी से प्रारंभ होती है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ को। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राजस्थानी गद्य का आरंभिक रूप किस समय से मिलता है? तो राजस्थानी गद्य 10वीं शताब्दी से मिलने लगता है। अगला प्रश्न है, गोविंद राजगुरु ने भाषा योग वशिष्ठ को किस लिपि में लिखा हुआ बताया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरुमुखी लिपि में। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है? ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है, तो इसका सही जवाब है 14वीं सदी से। 14वीं शताब्दी से ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलने लगता है। अगला प्रश्न है, दौलत राम जैन द्वारा लिखी गई गद्य की पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण या फिर पद्म पुराण वाचनिक? तो दौलत राम जैन द्वारा लिखी गई गद्य की पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब है
पद्म पुराण वाचनिक। ऑप्शन नंबर डी सही है, पद्म पुराण वाचनिक। अगला प्रश्न है, राजस्थानी गद्य मिलता है मौलिक और अनुदित ग्रंथों में, टीकाओं में, कवियों की निजी रचनाओं में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी में राजस्थानी गद्य मिलता है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपंथी योगियों ने रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य का सर्वप्रथम ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ब्रजभाषा गद्य की अखंड परंपरा चलती है। ब्रजभाषा गद्य की अखंड परंपरा कब से चलती है? भक्तिकालीन जो कृष्ण भक्त कवि थे उनसे यह परंपरा अखंडकालीन चलती है। भाषा योग वशिष्ठ की रचना किस वर्ष हुई? तो भाषा योग वशिष्ठ 1741 में हुई है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है? सही जवाब है विट्ठल नाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडल। अगला प्रश्न है, दौलत राम ने हरिश्चंद्राचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किस वर्ष किया है? तो इसका सही जवाब है 1766 में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी गद्य की प्राचीनतम पुस्तक मेराजुल आशिकीन के लेखक कौन है? तो मेराजुल आशिकीन किसकी पुस्तक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंदा नवाज गेसुद राज की रचना है मेराजुल आशिकीन। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत किसने माना है? तो खड़ी बोली को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत किसने माना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रियर्सन के अनुसार खड़ी बोली अंग्रेजों की देन है। अगला प्रश्न है, मुल्ला वजही की गद्य कृति इनमें से कौन सी है? तो मुल्ला वजही की गद्य कृति इनमें से उद्योतन सूरी है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य के आरंभिक 4 उन्नायकों में जिसका उल्लेख किया है उनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, सदल मिश्र, सदा शुक्लाल और इंशाअल्लाह खां तीनों का जिक्र किया है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन गद्य रचना कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुबलय माला कथा किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की रचना है। अगला प्रश्न है, भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किसने किया? तो इसका सही जवाब है सदासुख लाल ने सुख सागर नाम से किया है। अगला प्रश्न है, रोजकृत गद्य की रचना है। रोज नहीं होगा यहाँ पर, रोड़ा होगा। रोड़ा कवि द्वारा कौन सी गद्य कृति है? राउलवेल गद्य पद्य मिश्री चंपू काव्य है, एक शिलांकित कृति है। इसमें नखशिख राउल नामक नायिका का नखशिख वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, मुत्तखबुत बारीख किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सदासुख लाल की। अगला प्रश्न है, इंशाअल्लाह खां दिल्ली के उजड़ जाने पर कहाँ निवास करने लगे थे? तो इसका सही जवाब है लखनऊ में। दिल्ली के उजड़ जाने पर इंशाअल्लाह खां लखनऊ में रहने लगे थे। अगला प्रश्न है, सदासुखलाल कहाँ के निवासी थे? दिल्ली, आगरा या फिर लखनऊ के? तो सदासुखलाल कहाँ के निवासी थे? सही जवाब है दिल्ली, सदासुखलाल दिल्ली के निवासी थे। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी लल्लूलाल कहाँ के रहने वाले थे? तो लल्लूलाल कहाँ के थे? लल्लूलाल आगरा के थे। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किस शैली में लिखी गई? तो रानी केतकी की कहानी हास्यात्मक शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार के गद्य को वृत्तगंधी गद्य कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लल्लूलाल। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी की भाषा है। रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, लल्लूलाल द्वारा बिहारी सतसाई की टीका खड़ी बोली में किस नाम से लिखी गई? तो लल्लूलाल ने लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सतसाई की टीका लिखी है। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? तो इंशाअल्लाह खां है। इसका पहला नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी का नाम ही उदयभान चरित्र है। अगला प्रश्न है, सभा विलास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है शिव प्रसाद सितारे हिंद। सभा विलास किसकी है? शिव प्रसाद हिंद की।
अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा के लिए चटकीली, भटकीली, मुहावरेदार और चलती है विशेषणों का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंशाल्लाह खां के लिए। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना किस भाषा में की है? तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली में। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना खड़ी बोली में की है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे? तो सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे? इसका सही जवाब है आरा। सदल मिश्र आरा के निवासी थे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मार्किस वेलीजली। मार्किस वेलीजली फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। नाचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है सदल मिश्र। नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का प्रत्यक्ष उद्देश्य था कंपनी के कर्मचारियों को शिक्षा देने जिससे शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके, हिंदी भाषा का विकास करना, अंग्रेजी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना या फिर संस्कृत भाषा का पुनः प्रचारित करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंपनी के कर्मचारियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? मार्कस वेलीजली। अगला प्रश्न है, नाचिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? तो नाचिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर नाचिकेतोपाख्यान नहीं होगा, यहाँ पर होगा रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित्र। सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा का अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी भाषा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है? तो सदल मिश्र की भाषा की क्या विशेषता है? कि उनमें पूर्वीपन है। अगला प्रश्न है, गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के पक्षपाती थे। अगला प्रश्न है, नाचिकेतोपाख्यान की कथा आधारित है? नाचिकेतोपाख्यान की कथा कठोपनिषद कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार में ईसाइयों का योगदान किस रूप में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाइबिल का हिंदी अनुवाद कराकर प्रचारित करना। अगला प्रश्न है, दैनिक बॉम्बे समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो दैनिक बॉम्बे समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 107 का दैनिक बॉम्बे समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? इसका सही जवाब है बॉम्बे, मुंबई से। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी लल्लू लाल थे। लल्लू लाल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार कौन कर रहा था? तो इसका सही जवाब है नवीन चंद्र राय। नवीन चंद्र राय पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल द्वारा लिखी गई कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 11। अगला प्रश्न है, श्रद्धाराम फिल्लौरी की गद्य कृति कौन सी है? श्रद्धाराम फिल्लौरी की इनमें से गद्य कृति कौन सी है? सत्यामृत प्रवाह। सत्यामृत प्रवाह श्रद्धाराम फिल्लौरी की गद्य कृति है। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल की सर्वप्रसिद्ध पुस्तक है? लल्लू लाल की सर्वप्रसिद्ध पुस्तक क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रेम सागर। प्रेम सागर इनकी प्रसिद्धि का आधार है। अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब है 1791 में। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस पुस्तक के गद्य को कर्णवंती के काम का बताया है? तो इसका सही जवाब है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1854 में। 1854 में वुड घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, माधव विलास के रचनाकार कौन है? माधव विलास के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल। लल्लू लाल की रचना है माधव विलास। अगला प्रश्न है, विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए विवेकानंद शिकागो कब गए थे? तो इसका सही जवाब है 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए विवेकानंद शिकागो गए थे। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल की ब्रजभाषा गद्य कौन सी है?
लल्लू लाल की ब्रजभाषा गद्य कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजनीति हितोपदेश। राजनीति हितोपदेश सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सितारे हिंद की पुस्तक राजा भोज का सपना किसके निबंध का अनुवाद माना गया है? राजा भोज का सपना किसके निबंध का अनुवाद माना गया है? सही जवाब है मिस सी एम टकर का अनुवाद माना गया है। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद किस प्रकार की भाषा के समर्थक थे? तो इसका सही जवाब है आम फाम की भाषा, नागरी लिपि। अगला प्रश्न है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है आलसियों का कोड़ा। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक किसकी रचना है? इतिहास तिमिरनाशक किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा और इतिहास तिमिरनाशक दोनों रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। अगला प्रश्न है, भूगोल हस्तामलक ग्रंथ के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है शिव प्रसाद सितारे हिंद। यह भी ग्रंथ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का ही है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम का विशुद्ध हिंदी खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह की गद्य शैली थी? राजा लक्ष्मण सिंह की गद्य शैली संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य कहने वाले विद्वान कौन है? तो भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा कब बनाया गया? तो हिंदी को संयुक्त प्रांत की कचहरियों की भाषा कब बनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 128 का डी, 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? चार्टर एक्ट 1813, वुड घोषणा पत्र, मैकाले शिक्षा नीति या फिर चार्टर एक्ट 1823। तो इसका सही जवाब है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड घोषणा पत्र को कहा गया है। तो हिंदी गद्य साहित्य से रिलेटेड इतने ही प्रश्न थे। हम लोगों ने आज के इस सत्र में गद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड 129 प्रश्न सॉल्व किए हैं। अगले सत्र में हम लोग भारतेंदु युग से रिलेटेड महत्वपूर्ण MCQ सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।